देखिए, आज अपन सोल्व करेंगे। ये वेव ऑप्टिक्स है, ये वेव्स है, सॉरी। वेव्स की एक शीट आपको मैंने दी थी और उसका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। तो आपका पहला सवाल पढ़िए कि एक प्रगामी तरंग है। यहाँ से देखिए, ये प्रगामी तरंग है। ये देखिए, इस तरीके का एक सवाल जरूर आता है। इक्वेशन के ऊपर, इक्वेशन से मत घबराना। ये प्रगामी तरंग स्पंद y बराबर 10/2 + x - 3t का होल स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। तो ये देखिए, किसी भी इक्वेशन को के एक्स माइनस ओमेगा टी से कंपेयर कर लेना। किसी भी इक्वेशन को के एक्स माइनस ओमेगा टी से कंपेयर कर लेना। ठीक है, अगर मैं इसका नीचे वाला जो भी नंबर है उसको यहाँ से अगर कंपेयर करूं तो के का वैल्यू 1 आ रहा है और ओमेगा का वैल्यू 3 आ रहा है। और इसने पूछा है कि वेलोसिटी का वीपी का वैल्यू क्या होगा। तो वीपी बराबर हो जाएगा ओमेगा बाई के। वीपी बराबर ओमेगा बाई के, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 और मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा तरंग स्पंद का वेग 3 मीटर प्रति सेकंड होगा। तरंग स्पंद का वेग 3 मीटर प्रति सेकंड होगा। ये आपका आंसर है पहला। यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो खुले पाइप की मूल आवर्ती होगी। तापमान को बढ़ाने पर जो खुले पाइप की जो मूल आवर्ती होती है वो बढ़ जाती है। तो आपका आंसर आएगा बढ़ जाती है। यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो खुले पाइप की मूल आवर्ती बढ़ जाती है। टेम्परेचर का इफेक्ट है ये। अगला देखिए, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि दो पियानो कुंजियों को एक साथ बजाया जाता है, उनके द्वारा उत्सर्जित स्वरों की आवृत्तियां 250 हर्ट्ज है और 253 हर्ट्ज है। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है, धड़कनों की संख्या, तो बीट नंबर जो होता है, बीट नंबर F2 - F1 कर दीजिए। F2 - F1 कर दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 253 - 250। आपका आ जाएगा 3। 3 आ जाएगा। आंसर आएगा 3 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी कह सकते हो 3 हर्ट्ज। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। ध्वनि तरंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको साउंड वेव के बारे में बताना है कि कौन सा ध्वनि तरंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्वनि तरंग को प्रसारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये बिल्कुल सही बात है। ध्वनि तरंग को प्रसारित होने के लिए मीडियम की जरूरत होगी। ध्वनि तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, गलत बात है। ध्वनि तरंग को प्रसारित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ओनली। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि ध्वनि की गति अधिकतम होगी सबसे ज्यादा इस्पात में होती है। ये भी याद कर लेना, ध्वनि की गति अधिकतम होती है इस्पात में। यदि तरंग अपना माध्यम बदल जाती है तो निम्न में से कौन सी, देखो, v बराबर न्यू इंटू लेमडा, जरूर याद रखना। जिस रेशियो के अंदर v चेंज होता है उसी रेशियो के अंदर लेमडा चेंज होता है। इसलिए कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तरंग की आवर्ती कभी भी, भौतिक राशि बदल जाती है तो एक तो वेवलेंथ बदल जाती है, एक तरंग की गति बदल जाती है। तो 1 और 3 दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। और तरंग की आवर्ती कभी नहीं बदलती है, तरंग की आवर्ती कभी नहीं बदलती है। ठीक है, v बराबर न्यू लेमडा याद रखिए आपको। ठीक है, जिस रेशियो के अंदर अगर v भी बदलता है, लेमडा भी बदलता है, लेकिन न्यू चेंज नहीं होता है। इसलिए फ्रीक्वेंसी, तरंग की आवर्ती कभी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। एक है कि परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होता है। सातवां क्वेश्चन।
ये देखिए एक सवाल रह गया था बीच में, ये इस तरीके की कोई वेव दे रखी है आपको और एक दूसरे पे एम्पलीट्यूड पूछा है, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस 2A1 A2 और कोस फाई। यहाँ पर फाई आपको 0 डिग्री दे रखा है, तो ये आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ए का वैल्यू हो गया 10 का स्क्वायर और ये भी आपका हो गया 10 का स्क्वायर और ये भी फाई बराबर 0 डिग्री दे रखा है दोनों के बीच में। ठीक है, और तो ये आ जाएगा 2 × 10 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो आपका ये यहाँ से आ गया 100 प्लस 100 और प्लस 200 का रूट हो जाएगा, तो दैट इज 400 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए एक चीज, दोनों को साइन में बदलना जरूरी था, सॉरी। यहाँ देखिए ऐसे नहीं होगा ये, आपको मैंने ध्यान नहीं दिया, ये साइन दिया हुआ है, यहाँ पर कोस दिया हुआ है, तो इसको आप बदल सकते हो कि 10 कोस और 100 पाई और माइनस KX 100 पाई T 100 पाई T माइनस KX और +π/2 कर देता हूँ अगर मैं, या -π/2 कर दो, चाहे एक ही बात है। कोस समथिंग कोई भी नंबर है और अगर मैं -π/2 कर देता हूँ, -π/2 कर दीजिए, तो ये कोस में बदल जाएगी और चाहे यहाँ से बदल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो फेज है आपका फाई बराबर -π/2 हो गया, फेज बराबर कितना हो गया, -π/2 हो गया है। तो अब आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस 2A1 A2 और कोस फाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, कोस π/2 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो प्लस 0 का रूट हो जाएगा, सॉरी ये 10√2 आ जाएगा आंसर, ये 10√2 आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर आएगा 10√2, सी ऑप्शन। थोड़ा सवाल को देख लेना, ये देखिए ये साइन और साइन होना जरूरी है या कोस और कोस होना जरूरी है, तो यहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, कोस -π/2 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, परिणामी तरंग का, ये कह रहा है कि परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होता है जब समान आयाम वाली दो तरंगें एक दूसरे पर कलांतर के साथ आरोपित होती हैं। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है ये पूछा है इसने। ठीक है, तो देखो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस 2A1 A2 कोस फाई। अभी अपने को एंगल पूछा है कि फाई बराबर अगर मैं 0 डिग्री ले लूं, ठीक है, तो फाई बराबर अगर मैं 0 ले लूं, एम्पलीट्यूड इसने सेम बोला है, तो A स्क्वायर कॉमन आ गया और प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया रूट 4A स्क्वायर आ गया, 4A स्क्वायर आ गया, रूट ए आ जाएगा 2A। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम 2A ही होता है वैसे तो, लेकिन फाइव बराबर 0 डिग्री के केस के अंदर होगा। ठीक है, π/2 के केस के अंदर देखो नहीं आएगा, पाई के केस के अंदर भी माइनस हो जाएगा, π/4 के केस के अंदर भी नहीं आएगा, फाइव बराबर 0 डिग्री के केस के अंदर सबसे ज्यादा आ जाएगा। देखिए ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बंद आर्गन पाइप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो आपको इतना ही याद रखना है कि ये होता है क्लोज्ड आर्गन पाइप के अंदर, क्लोज्ड आर्गन पाइप के अंदर जो ये रेशियो रहता है N1 रेशियो N2 रेशियो N3, जो रेशियो रहता है वो रहता है 1:3:5। ये रहता है ओपन आर्गन पाइप के अंदर,
ओपन आर्गन पाइप के अंदर ये रेशियो रहता है, ये देखिए आप 1:2:3:4 रेशियो ऐसे रहता है। ठीक है, तो आपको ओनली पूछा है कि बंद आर्गन पाइप में, क्लोज्ड आर्गन पाइप में, क्लोज्ड आर्गन पाइप में ओनली विषम हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए ओड नंबर ही रहते हैं, केवल विषम हार्मोनिक मौजूद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो खुले पाइप की मूल आवर्ती, ये वही सवाल है, बढ़ जाती है। तापमान अगर बढ़ा दिया जाएगा तो खुले पाइप की आवर्ती बढ़ जाती है, ये वही सवाल है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 है कि आपका ये ए आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है, A1 दे रखा है, ये आपको A2 दे रखा है, A2 बराबर 5 दे रखा है, A1 बराबर 10 दे रखा है, फाइव बराबर पाई/3 दे रखा है। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। A बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस 2A1 A2 और कोस 5 हो जाएगा का रूट। तो A1 हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 × 10 × 5 × cos π/3 का रूट हो जाएगा। तो ये 100 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये आपका हो गया 100, और cos π/3 का मतलब हो गया 1/2। 1/2 हो गया आपका, तो ये आ जाएगा 50। तो 175 हो गया, ये 175 हो गया। तो ये 25 × 3 कर लो। ठीक है, तो ये 5√3 आ जाएगा आंसर, 5√3 आ जाएगा आंसर, 5√3। पच्चीस इंटू सेवन करो बच्चों, 25 × 7, ये 5√7 आ जाएगा आंसर, 5√7। अगला क्वेश्चन देखिए, तरंगों का हस्तक्षेप, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोल रहा है, क्या दो तरंगों का अध्यारोपण स्थिर कालांतर के साथ होता है? अनुप्रस्थ तरंग में ये देखिए, ये एक तरीके से कोहेरेंट वाला ही सवाल हो गया, स्थिर कालांतर के साथ होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में अधिकतम धनात्मक विस्थापन है, इसका बात का कोई मीनिंग नहीं है। अनुप्रस्थ तरंगों में अधिकतम ऋणात्मक विस्थापन है। या दो तरंगों का परिवर्तनशील कालांतर के साथ में कभी भी दो वेव का सुपरपोजिशन नहीं हो सकता। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही आएगा, दो तरंगों का स्थिर कालांतर के साथ में होता है। दैट इज, कोई भी दो वेव का अगर आप सुपरपोजिशन करते हो तो इन दोनों के अंदर फेज हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। फेज शुड बी कांस्टेंट, फेज शुड बी कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट होना जरूरी होता है। देखिए ये सवाल देखिए, कह रहा है कि एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार को अपने आगे ट्रैफिक जाम दिखाई देता है, वह अपनी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा पर धीमी कर पाता है। वह पाता है कि ट्रैफिक कम हो गया है और उसके आगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक कार 1392 हर्ट्ज की आवृत्ति पर हॉर्न बजा रही है। और यदि ध्वनि की गति आपको, साउंड का वेलोसिटी दे रखा है 343 मीटर पर सेकंड दे रखा है, साउंड का वेलोसिटी यही है, VAS कह दीजिए, साउंड का वेलोसिटी है। यार आगे ट्रैफिक जाम दिखाई देता है, अपनी गति, ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 प्रति किलोमीटर है। वह पाता है ट्रैफिक कम हो गया और उसके आगे 18 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है कार। ये सोर्स हो गया आपका। ठीक है, एक सोर्स का हो जाएगा, तो 1392 हर्ट्ज की आवृत्ति पर हॉर्न बजा रही है। तो यहां से देखिए, ऑब्जर्वर हो गया, एक अपना सोर्स हो गया,
तो यहाँ पर आप सिंपल एक सवाल कर सकते हो। वैसे इस बार नीट के अंदर ये टॉपिक डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड नहीं है, तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो v प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v प्लस वी एस और इंटू एन कह दीजिए। तो ये इस तरीके का आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कर सकते हो आप। 1392 इसने फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एन डेज बराबर 1392, और वी का आपको दे रखा है 343। 343 ऑब्जर्वर का दे रखा है 10 से। ये 36 किलोमीटर पर आवर का अगर करोगे तो 10 आ जाएगा वेलोसिटी की फॉर्म में, और डिवाइडेड बाई 343 और प्लस 5 हो जाएगा 18 किलोमीटर आवर। देखो 36 किलोमीटर पर आवर को अगर आप करोगे तो 36 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई 3600, तो ये तो हो गया 10 मीटर पर सेकंड। और 18 किलोमीटर पर आवर को अगर आप करोगे मीटर पर सेकंड के अंदर तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। कर लीजिए। ठीक है, सिंपल जी सवाल था। जब आप ये आंसर अगर करोगे तो 412 आ जाएगा, 1412 हर्ट्स आंसर आएगा। तो आप ये चेक कर सकते हो, 1412 हर्ट्स। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक 5 मीटर ये वाला सवाल देखिए कि एक अज्ञात आवर्ती का स्रोत 4 बीट पर सेकेंड 4 बीट पर सेकेंड देता है जब ज्ञात आवर्ती 250 हर्ट्ज के साथ ध्वनि की जाती है। देखो आप सिंपल कर सकते हो, 250 के साथ प्लस माइनस जोड़ दीजिए तो ये 254 हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा 248 हर्ट्ज हो जाएगा। और क्योंकि ये 4 बीट प्रति सेकंड क्या कर रहा है, प्रति सेकंड डेवलप कर रहा है। अब हार्मोनिक में आवर्ती अज्ञात आवर्ती के स्रोत का दूसरा हार्मोनिक, ये इसने पहली बात तो दूसरा हार्मोनिक बोला है। ठीक है, दूसरा हार्मोनिक का मतलब n इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, 513 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ ध्वनि करने पर प्रति सेकंड 5 बीट देता है। तो इसने बोला है कि दूसरा हार्मोनिक अगर अपन सपोज कीजिए 254 के साथ में अगर अपन कैलकुलेशन करें तो ये देखो दूसरा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 10 और 5 508 हर्ट्ज आ जाएगा, 508 हर्ट्ज आ जाएगा। और अगर 248 के साथ में अगर अपन करें कैलकुलेशन तो 2 इंटू 248 के साथ में अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो 16 हाथ की एक और 9 हो जाएगा, और 596 सॉरी 496 496 आ जाएगा। अगर अज्ञात आवर्ती अपने को पता करनी है और ये तो दूसरे हार्मोनिक के साथ में क्या कर रहा है 508 आ गया। अब कह रहा है कि ये प्रति सेकंड 5 डेवलप करता है। 5 अगर ये डेवलप करेगा तो या तो कितना हो जाएगा, 5 अगर ये डेवलप करेगा तो 508 के अंदर कितना कर दीजिए, 508 513 डेवलप कर रहा है। अब देखो यहाँ पर 508 के अंदर अगर अपन प्लस माइनस 5 करें तो एक होगा 513, एक कितना हो जाएगा 513। ठीक है, तो इसका मतलब अज्ञात आवर्ती 508 प्लस 5 513 आंसर आ रहा है आपका, जो कि दिया हुआ है कि उसने बोला है कि अगर अज्ञात आवर्ती के स्रोत का दूसरा हार्मोनिक 513 हर्ट्ज आवर्ती के स्रोत के साथ ध्वनि करने पर प्रति सेकंड 5 बीट देता है, तो अगर अपन 254 के साथ में अगर जाते हैं तो अपने को 513 मिलता है। ठीक है, तो अज्ञात आवर्ती का जो स्रोत है वो कितने का हो जाएगा, 254 हर्ट्ज हो जाएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 254 हर्ट्ज हो जाएगा, क्योंकि अपन ने जो कैलकुलेशन की वो 254 के साथ में सही कैलकुलेशन आ रही है। तो आंसर आपका हो जाएगा 254।
आप अगर, कई बच्चे ऐसे भी सोच रहे हैं कि अगर देखो 248 के साथ में अगर अपन करते भी हैं और प्लस माइनस अगर 5 करेंगे, ठीक है, तो ये देखो 496 हुआ, और 496 में अगर अपन प्लस माइनस 5 करेंगे, प्लस माइनस अगर 5 करेंगे तो एक आएगा 501 और एक आएगा 491 आएगा। तो जो कि ये कह रहा है कि 513 डेवलप कर रहा है, ये कह रहा है कि 513 डेवलप कर रहा है, तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 254 हर्ट्ज हो जाएगा। 254 हर्ट्ज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक सवाल देखिए कि कह रहा है कि 5.0 मीटर, 5.0 मीटर और 5.5 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली दो ध्वनि तरंगें प्रत्येक 330 मीटर प्रति सेकंड वेग से गैस में फैलती हैं। हम प्रति सेकंड निम्नलिखित में धड़कनों की अपेक्षा करते हैं। तो यहां पर देखो v बराबर न्यू इंटू लेमडा से सवाल हो जाएगा। आपको पहले न्यू वन निकालना पड़ेगा। न्यू वन बराबर आपका हो जाएगा v अपॉन लेमडा वन, v1 अपॉन लेमडा वन। 330 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गैस में फैलती है, तो 330 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो 5 66 हो जाएगा। यहाँ से एक न्यू टू बराबर हो जाएगा 330 में आप 5.5 का भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर 60 आ जाएगा। आपका आंसर 60 आ जाएगा ये, और 60 आएगा तो आपको बीट फ्रीक्वेंसी की धड़कनों की संख्या, तो 66 माइनस 60 हो जाएगा, का मोड इक्वल टू 6 आ जाएगा आंसर 6। ये कर लीजिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना परिघटना, निम्न में से कौन सी परिघटना ध्वनि और प्रकाश तरंगों के लिए उभयनिष्ठ नहीं है? ये देखिए, निम्न में कौन सी परिघटना ध्वनि और प्रकाश तरंगों के लिए उभयनिष्ठ नहीं है? तो यहां पर हो जाएगा कॉमन नहीं है, ध्रुवण आंसर आ जाएगा, क्योंकि ध्वनि तरंग में ध्रुवण नहीं होता है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। देखो ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, और जबकि व्यतिकरण विवर्तन और परावर्तन प्रकाश तरंगों का भी होता है और ये ध्वनि तरंगों का भी होता है। तो उसने कहा कि क्या नहीं है, तो पोलराइजेशन कॉमन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब देखो यहां से सवाल पक्का आता है। आप एक तो ये चीज समझना कि अगर क्लोज्ड आर्गन पाइप है, तो क्लोज्ड आर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर आपका होती है n-1/2, n-1/2 v/2l। देखो यहां से सवाल हो जाएगा, अगर आप याद भी कर लोगे तो। और ओपन आर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है nv/2l, nv/2l होती है। ये ओपन आर्गन पाइप की है, ये क्लोज्ड आर्गन पाइप की है। आपको यहाँ पर देखो सवाल सिंपल ही दिया है। आप यहाँ पर तीसरा हार्मोनिक बोला है। एक तो ये चीज भी ध्यान रख लेना, एक ये चीज ध्यान रख लेना, n1 n2 और n3 रेशियो जो होता है इसके अंदर, क्लोज्ड आर्गन पाइप के अंदर 1:3:5, तो ये इसको हार्मोनिक बोलता है। तीसरा हार्मोनिक बोल रहा है। तीसरा हार्मोनिक का मतलब आपका जो एन का वैल्यू होता है वो 2 रखना होता है। तीसरे हार्मोनिक का मतलब एन का वैल्यू 2 रखना होता है। तो यहाँ पर देखो न्यू बराबर ये आपका हो गया है 2 रखा, तो 2-1/2, और बी बाई कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा। और लंबाई आपको दे रखी है 3/2 और बी और बाई 2l। आपको v दे रखा है, ये आ जाएगा 3/4। v आपको दे रखा है 340 डिवाइडेड बाई लेंथ आपको दे रखी है 3 मीटर, तो 3 से 3 कट गया। ये आपका आंसर जो आया 832 और 85, ये 85 हर्ट्स आ गया। 85 हर्ट्स आ जाएगा। दो बातें आपको याद रखनी है। क्लोज्ड आर्गन पाइप के अंदर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाई n-1/2 b/2l। ओपन आर्गन पाइप के अंदर n v/2l होता है।
क्लोज्ड आर्गन पाइप के अंदर N1 रेशियो N2 रेशियो N3 जो 1:3:5 रेशियो होता है, तो इसको ही तीसरा हार्मोनिक बोला जाता है। तीसरा हार्मोनिक का मतलब n बराबर 2 रखना है, n बराबर 2 रखना है। और जबकि ओपन आर्गन पाइप के अंदर जो आपका N1 रेशियो N2 रेशियो N3 जो होता है वो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो ऐसे होता है, तो इसको बोला जाता है दूसरा हार्मोनिक, इसको बोला जाता है तीसरा हार्मोनिक। जबकि इसके अंदर तीसरे हार्मोनिक के अंदर आपको वैल्यू n का जो रखा जाता है ओपन आर्गन पाइप के अंदर 3 रखा जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हो जाएगा। यहाँ पर एक कह रहा है कि दो खुले आर्गन पाइप हैं। अभी अपन ने बताया कि खुले ओपन आर्गन पाइप के अंदर फ्रीक्वेंसी NV/2L दिया जाता है, की लंबाई क्रम से L प्लस डेल्टा L है। तो आप यहाँ पर एक बार V/2L ले लीजिए, और एक बार ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को मैंने L प्लस डेल्टा L रख दिया है, L प्लस डेल्टा L रख दिया है। इसने फ्रीक्वेंसी का अंतर ही पूछा है, तो ये आ जाएगा ν1 माइनस ν2 इक्वल टू, ये आ जाएगा V/2L और माइनस V/2 और L प्लस डेल्टा L, ये आ जाएगा। तो V/2L है आपका आ गया कॉमन, माइनस V/2L कॉमन आ गया 2L, और ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा L/L। तो V/2L कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस, और ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए, क्योंकि V प्लस डेल्टा L का वैल्यू जो आएगा आपका, सॉरी, V/2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/L माइनस 1/L प्लस डेल्टा L हो जाएगा। तो यहां से देखो बच्चों, V/2 और ये आ जाएगा L प्लस डेल्टा L और माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू L प्लस डेल्टा L हो जाएगा। तो ये देखो कैंसिल हो गया, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा इक्वल टू V/2, और ये आ जाएगा डेल्टा L, ले लो L स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस L, 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा V/डेल्टा L डिवाइडेड बाई 2L स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ऑप्शन नंबर सी। एक सवाल और देखिए, किसी निश्चित माध्यम में तरंग की गति 100 मीटर प्रति सेकंड है, यदि 1000 तरंगे 1 मिनट 40 सेकंड में माध्यम के किसी निश्चित बिंदु से गुजरती है, तरंग दैर्ध्य क्या होगा? वही फॉर्मूला लगेगा, बार बार एक ही चीज है, v बराबर न्यू इंटू लेमडा, v बराबर न्यू इंटू लेमडा। इसने न्यू बोला है, न्यू बराबर 1000 और डिवाइडेड बाई 1 मिनट 40 सेकंड का मतलब हो गया 100 सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो 10 आ गया, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 10 हर्ट्ज या पर सेकंड, एक ही बात है। और ये कह रहा है कि वेलोसिटी आपको दे रखा है 100, फ्रीक्वेंसी आपका हो गया 10, तो लेमडा आ गया, तो लेमडा बराबर आ जाएगा 10 मीटर। लेमडा बराबर आंसर आपका क्या आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है कि जितने भी 1000 वेव्स हैं, ठीक है, कैपिटल एन कह दो, कैपिटल एन बाई स्मॉल टी होता है, तो 1000 और पर 1 मिनट 40 सेकंड का मतलब हो गया 100 सेकंड हो गया, 100 सेकंड। तो यहां से फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल लिया और पुट कर दिया। अब देखिए एक सवाल वापस से आ गया है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, कि नीचे दिया गया समीकरण एक माध्यम y बराबर 6 साइन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका के एक्स और ओमेगा टी से कंपेयर कर टर्म है वो ओमेगा, तो ओमेगा बराबर यहाँ से 20 पाई आ गया है, और के यहाँ से आपका 4 पाई आ गया है, और v बराबर ओमेगा बाई के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 20 पाई अपॉन 4 पाई बराबर 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यदि एक बंद आर्गन पाइप की लंबाई 3 मीटर है, यदि एक बंद आर्गन पाइप की लंबाई 3 मीटर है, ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकेंड है, तीसरे हार्मोनिक की आवृत्ति बताइए। ठीक है, तो वही आंसर आ जाएगा इसका आपका। ठीक है, ये पहले भी करवा दिया था 85। तो दोबारा एक बार बता देता हूँ, बंद आर्गन पाइप, क्लोज्ड आर्गन पाइप, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हो जाएगा n-1/2 इंटू V/2L होता है। और ये तीसरे हार्मोनिक का मतलब ये होता है, इसका जो रेशियो होता है उससे पता चल जाएगा, 1:5 रेशियो से पता चल जाएगा। एन का वैल्यू आपको 2 रखना है, और न्यू बराबर n बराबर 2 रखा, तो ये 3/2 और V/2L आएगा। और यहाँ पर वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आ रहा है 85 हर्ट्ज। एक बार मैंने दोबारा बता दिया इस सवाल को, आप ध्यान से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्यूनिंग फॉर्क बी 363 हर्ट्ज आवृत्ति वाले फॉर्क ए के साथ ध्वनि करने पर प्रति सेकंड 2 बीट्स उत्पन्न करता है। जब फॉर्क बी जाता है, बीट्स की संख्या प्रति सेकंड 1 हो जाती है, वैक्सिंग से पहले फॉर्क बी की आवृत्ति क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो बच्चों, पहले इसने कहा है, पहले इसने ये कहा है कि ट्यूनिंग फॉर्क बी 363 हर्ट्ज आवृत्ति वाले फॉर्क ए के साथ, देखो एफ ए माइनस एफ बी बराबर, इसने क्या कहा है कि 2 बीट पर सेकेंड, 2 बीट कहा है। तो पहले तो आपको यही सिंपल आपको दे रखा है, 363 के साथ में अगर ये करेगा तो आपका एक एफ ए या F1 कह दीजिए, एनीवन F1 बराबर आपका आ जाएगा 361 हर्ट्ज, ऐड कर दिया, और एक के अंदर ऐड कर दो तो 365 हर्ट्ज। अब कह रहा है कि जब फॉर्क बी को थोड़ा मोम से लोड किया जाता है, थोड़ा मोम से लोड किया जाता है, तो बीट्स की संख्या प्रति सेकंड। अब ये कह रहा है कि अब मैं इसके अंदर प्रति सेकंड एक, अभी यहां पर इसने बोला है कि थोड़ा मोम से अगर लोड किया जाए तो बीट्स की संख्या प्रति सेकंड 1 हो जाती है। इसका मतलब कह रहा है कि एफ ए माइनस एफ बी डी बराबर 1 हो जाएगा। यहां से देखो बच्चों, का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी रखिए, जैसे सपोज करो मैंने 365 रखा, माइनस एफ बी डेज बराबर 1 रखा, तो एफ बी डेज बराबर कितना हो जाएगा? 364 हर्ट्ज। तो इसने यही बोला है, ये देखिए 364। तो इसका मतलब ये हो गया, आपका जो आंसर जो आया, इसका मतलब ये हुआ कि पहले, क्योंकि देखो अपना क्या आया आंसर, 364 आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्क जो बी की आवृत्ति है, वैक्सिंग से पहले जो थी वो 365 हर्ट्ज थी। वैक्सिंग से जो पहले थी वो कितनी फ्रीक्वेंसी थी? 365 हर्ट्ज थी। तो आपका आंसर आ जाएगा 365 हर्ट्ज आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप यहां से एक बात देख भी सकते हैं, अगर अपन 361 अगर लेंगे ना, ठीक है, तो ये देखिए, क्योंकि पहले एक बार 361 है, एक बार 365 है, तो अगर एक ही बीट डेवलप होना चाहिए, तो आपका आंसर जो आएगा वो 364 हर्ट्ज आ रहा है एक बीट डेवलप होने से। तो आपका जो आंसर आएगा वो पहले, इसका मतलब ये होगा कि मोम लगाने से पहले की फ्रीक्वेंसी 365 हर्ट्ज थी। ये देखिए, यदि डोरी के तनाव में 1% परिवर्तन किया जाए तो अनुप्रस्थ तरंग वेग में परिवर्तन क्या होगा? तो v बराबर √T/m हो जाएगा, v बराबर √T/m। तो आपको कह रहा है कि डोरी के टेंशन में अगर डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 और डेल्टा T/T, तो 1/2, उसने टेंशन के अंदर 1% बोला है। ठीक है, एरर का सवाल है एक तरीके से। तो आपका जो डेल्टा v अपॉन v के अंदर जो चेंजेस आएगा, ठीक है, वो 0.5% आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एरर का सवाल है, लेस देन इक्वल टू 5% का अगर सवाल होता है तो वो इस तरीके से होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5% का सवाल अलग तरीके से होगा। वो पहले मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, देख लीजिए ध्यान से।
देखिए एक सवाल और है। कह रहा है कि कार 20 मीटर पर सेकेंड वेग से एक व्यक्ति एक ही ओर गतिमान होती है, और वायु कार वायु कार की दिशा 10 मीटर प्रति सेकेंड 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से वह बह रही है। कार व्यक्ति ए से दूरी 4700 मीटर पर होने पर हॉर्न बजाती है। हॉर्न बजने के कितने समय पश्चात यह व्यक्ति ए सुनाई देगा? आपको सिंपल इतना देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही सवाल है। आपको इसके अंदर इतनी चीज का ध्यान रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय का ही सवाल है। चाल बराबर दूरी, इसके अंदर आपका ये मैटर नहीं करेगा कि कार की स्पीड क्या है, कहाँ पहुंच गई, ये आपको बात नहीं करनी है। आपको सिंपल इतना ही करना है, आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आपका क्या कर रहा है, दिशा में वायु कार की दिशा में 10 मीटर चाल से बह रही है। एयर का देखना है आपको, ठीक है, की दिशा में। तो कार की दिशा में है तो ये ऐड हो जाती है, ठीक है, धमनी की चाल के अंदर ऐड हो जाएगी तो 330 और प्लस 10 हो जाएगा 340 और मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इफेक्टिव जो स्पीड होगी, वी इफेक्टिव प्रभावी मान बोल सकते हो, वी प्रभावी मान 340 हो जाएगा। ऑन के कितने समय पश्चात ये व्यक्ति सुनाई देगा? और आपको डिस्टेंस दे रखी है 4700, और आपको टाइम पूछा है, और चाल आपकी हो गई है 340। तो आप ये इस तरीके का आंसर कर लीजिए। आपका आंसर आएगा 13.82। 13.82 आ जाएगा आपका जो भी आंसर आएगा। तो सेकंड आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया सी। इसके अंदर ये मैटर नहीं करेगा कि कार कितने स्पीड से मूव कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपने सिर्फ उसने हॉर्न बजाया, कहीं पर भी होगी वटेवर। और ये आपको ध्यान रखना है कि एयर का स्पीड अगर एयर का स्पीड जिधर ये हॉर्न बजा रहा है, सुनाई दे रहा है, ठीक है, उसके अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाती है, अदरवाइज ये क्या होता है, घट जाती है। तो जिस स्पीड एयर उसी डायरेक्शन में बह रही है जिस डायरेक्शन में वो कार वाला जा रहा है, ठीक है, इसलिए वो प्लस हो जाएगा, अदरवाइज वो माइनस हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। कह रहा है कि अप्रगामी तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती। ये आपका पहले भी सवाल आ चुका है। ये देखिए, एक सिरे से किलकित और दूसरे से मुक्त डोरी पर नहीं की जा सकती। दोनों सिरे किलकित डोरी पर जब कलांतर पाई वाली दो एक समान तरंगे समान दिशा में गतिमान हो, तो समान दिशा में गतिमान नहीं होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, समान दिशा में नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको पता है अप्रगामी तरंगे रिजिड एंड से भी होती हैं और आपको फ्री एंड से भी होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। एक ही डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, 180 पर होनी चाहिए। जब कलांतर पाई वाली दो एक समान तरंगे समान दिशा में गतिमान हो, तो अगर कलांतर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, समान दिशा में नहीं होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए अप्रगामी तरंगे के लिए। 25 में डी आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कह रहा है कि किसी माध्यम में तरंग की चाल स्पीड दे रखी है आपको, v बराबर 760 मीटर पर सेकंड दे रखी है। यदि 2 मिनट में माध्यम के बिंदु में 3600 तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो आपका ये हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, न्यू बराबर, और 3600 तरंगें 2 मिनट में, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, सॉरी 30 हर्ट्स आ जाएगा। न्यू बराबर 3600 अपॉन 120, तो ये 30 आ जाएगा हर्ट्स, या पर सेकंड भी बोल सकते हो। तो v बराबर न्यू लेमडा, तो 760 आ जाएगा,
न्यू का वैल्यू 30 आ गया, लेमडा आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू आ गया 25 पॉइंट समथिंग कुछ। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 25.33 आ जाएगा, 25.33 मीटर आ जाएगा आंसर। तो देख लीजिए कौन सा आंसर आया 26 में। तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा 25.3 मीटर आ जाएगा। सॉरी 26 का सवाल है ये।